हेलो दोस्तों, 5G स्टडी के वन आपके लिए एक बार फिर लेकर आया है कि टॉप 20 साइंस के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। आज का सेट जो है बहुत ही लाजवाब है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस सेट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आपको एक क्वेश्चन कैसे लगे, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों में से जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? लैमार्क को, कि थ्योफ्रेस्टस को, कि कैरोलस लिनियस को, कि अरस्तु को? तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक हम लोग जानते हैं कि अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणिक होता है? अगुणित कौन सा भाग जो है पौधे का होता है? युग्मक होता है, कि पुष्प होता है, कि अंडाशय होता है, कि परागकोश होता है? तो अगुणित तो कौन सा होता है? तो अगुणित जो है युग्मक, जो पौधे का युग्मक जो भाग होता है वो अगुणित होता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणी हार्मोन्स या जिसे हार्मोन्स को एंड्रोजन्स का संश्लेषण एवं स्त्रावण करती है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इनमें से? स्पर्मेटोगोनिया, या सर्टोली कोशिकाएं, या म्यूकस कोशिकाएं, या लैंडिंग कोशिकाएं? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का देखिए दोस्तों, वह कोशिकाएं जो है वृषणी हार्मोन्स एंड्रोजन्स का संश्लेषण एवं स्त्रावण करती है, वह लेडिंग लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इस तरह हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ कौन सा है? फास्फोरस है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सल्फर, या सल्फर को जो है हम लोग गंधक भी कहते हैं, तो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है क्या सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर का 4 का जो है पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक है? तो सूक्ष्म मात्रिक जो है या अल्प मात्रिक जो है मैग्नीज होता है। तो ऑप्शन सही है हमारा बी। अगला क्वेश्चन, यदि यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? तो इसके लिए थोड़ा समय मैं देता हूँ, आप लोग लगाकर इसका आंसर दीजिएगा। तो क्या सही हो जाएगा इसका? तो इसको लगाइएगा और इसका जो आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9/8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है? क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है? तो क्या होता है? विरंजक चूर्ण बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, कि बेकिंग सोडा बनता है, कि धोने का सोडा बनता है? तो क्या होता है? तो जब शुष्क बुझे हुए चूने की अपक्रिया क्लोरीन गैस से हम लोग कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण। क्या प्राप्त होता है? हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, गायटर रोग से पीड़ित व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है? गायटर रोग से पीड़ित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती? पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जो है, अग्नाशय ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि? तो कौन सी ग्रंथि जो है काम नहीं करती? तो गायटर रोग हमारा कहाँ होता है? मुख्यतः हमारा गले में होता है गायटर रोग, गला में, वो भी आयोडीन की कमी से। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, तो क्या हो जाएगा? तो थायराइड ग्रंथि इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो गायटर रोग से पीड़ित व्यक्ति में कौन सी ग्रंथि ठीक प्रकार से नहीं करती? तो थायराइड ग्रंथि जो है ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कोश की नहीं है? एक कोश की नहीं है। भ्रूण, पैरासियम, युग्मनज, या मुर्गी का अंडा? तो कौन एक कोश की नहीं है? तो कौन एक कोश की नहीं है दोस्तों? तो भ्रूण जो हमारा जो है एक कोश की नहीं है, भ्रूण एक कोश की नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्या कारण है कि तांबा जस्ते को उनके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता? क्या कारण है कि तांबा जस्ते को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता? ऑप्शन है, तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है, या तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है, या जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है, या अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? तो
कारण क्या है, तांबा जस्ते से जो है कम अपक्रियाशील है, इसी कारण तांबा जस्ते को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं, द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। या बैक्टीरिया से फैलने वाले रोगों का यहाँ पर क्या चुनना है, हम लोगों को समूह चुनना है। तो देखिए, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो पहले समूह में है, दूसरे समूह मलेरिया, पोलियो या और मियादी बुखार जिसे टाइफाइड भी हम लोग कहते हैं, और तीसरे समूह में तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया और मियादी बुखार टाइफाइड, और चौथे ऑप्शन में छोटी माता, तानिकासोद या मेनिंजाइटिस और तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और मियादी बुखार जो है किससे फैलता है? तो जीवाणुओं से फैलता है, जीवाणुओं से फैलता है। अगला क्वेश्चन, किसी सूचिछिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, कौन सा होता है? वास्तविक उल्टा, श्याम एवं श्वेत और छोटा, आभासी सीधा रंगीन और छोटा, वास्तविक सीधा रंगीन और छोटा, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। तो क्या सही हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, सूचिछिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने का वाला प्रतिबिंब जो है सदैव वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा होता है, वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा होता है। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता लगभग कितनी है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को छोड़ाकर बाकी सब गैस कितने परसेंट जो हैं हमारे वायुमंडल में हैं? तो कितने परसेंट है? तो कितने परसेंट है? 1% है, सब 1% है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह है, ऊष्मा के कुचालकों का समूह कौन सा है? वायु, लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन, लकड़ी, आयरन, जल, कॉपर, लकड़ी, वायु, एल्युमिनियम, ऊन। तो ऊष्मा के कुचालकों का समूह कौन सा है? तो ऊष्मा के कुचालकों का समूह देखिए वायु, लकड़ी और प्लास्टिक, यही हो जाएगा ऊष्मा के कुचालकों का समूह, यानी कि ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40, सिर तथा ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। सिर तथा ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण, हिंज संधि जिसे हिंज ज्वाइंट का कहते हैं, बद्ध संधि या फिक्स ज्वाइंट, श्रोणी संधि जिसे पेल्विक ज्वाइंट कहते हैं, या कंदुक खल्लिका संधि जिसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का उपनाम दिया गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा सिर तथा ऊपरी जबड़े के बीच के जोड़ के लिए? तो सिर तथा ऊपरी जबड़े के बीच के लिए जो है बद्ध संधि जो फिक्स ज्वाइंट होता है। तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? समतल उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो पानी का बुलबुला किस तरह काम करता है? तो पानी का बुलबुला जो है हमारा अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण समान है? तो किसमें? सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, या वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, दोलन करता हुआ दोलक, या सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो जो है सीधी सड़क पर चलती हुई कार इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव पर दाब बढ़ने से उसका क्वथनांक क्या होता है? किसी द्रव पर दाब बढ़ने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, पहले बढ़ता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो क्या होता है? किसी द्रव पर जब दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक हमेशा जो है दोस्तों बढ़ जाता है, हमेशा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट को 160 वोल्ट तक के साथ जोड़ा जाता है तो शक्ति ह्रास होगा, कितना होगा? 64 वाट, 100 वाट, 32 वाट या 160 वाट। तो कितना हो जाएगा? तो 64 वाट की शक्ति का ह्रास हो जाएगा। 64 वाट शक्ति का ह्रास यानी 64 वाट शक्ति का ह्रास यानी कि नुकसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है
अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज तथा 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 हर्ट्ज के से बड़ा या 20 हर्ट्ज तथा 20,000 हर्ट्ज के 20 हर्ट्ज तथा 20,000 हर्ट्ज के छोटा तथा 20,000 हर्ट्ज से बड़ा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें सही हो जाएगा 20 हर्ट्ज से बड़ा। अल्ट्रासाउंड जो है 20 हर्ट्ज से बड़ा होता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20। ताप की वो मात्रा जो 1 किग्रा द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है? ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है, क्या कहलाती है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की विशिष्ट ऊष्मा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही हो जाएगा? तो यह सही हो जाएगा वाष्पन की विशिष्ट ऊष्मा। वाष्पन की विशिष्ट ऊष्मा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन से एक कथन मानव परिसंचरण तंत्र की शिराओं के लिए मानव परिसंचरण तंत्र की शिराओं के विषय में सत्य है? शिराओं की दीवारों पतली होती हैं, सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वहन करती हैं, या शिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो देखिए, शिराओं की दीवारें पतली होती हैं, ये भी सही है। सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वहन करती हैं, ये भी सही है। और आगे देखिए, शिराएं जो हैं रक्त को विभिन्न अंगों से ले जाती हैं, यानी कि इसका सही हो जाएगा उपयुक्त डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन, मानव के पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? मानव के पोषण के संबंध में कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है? मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाते हैं और जो रुचांश के रूप में निष्कासित होते हैं। मानव के उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं, या सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा हमारा, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, यही हमारा सही हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ईथर का आईपीएसी नाम है। ईथर का आईपीएसी नाम क्या है? मेथिनॉल है, मेथिनल है, मेथॉक्सी मेथिन है, या मेथॉक्सी एथिन है। तो ईथर का आईपीएसी नेम जो हमारा है मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। ईथर का आईपीएसी नेम मेथॉक्सी एथेन। अगला क्वेश्चन, मलेरिया से पीड़ित रोगी का कौन सा अंग बढ़ जाता है? मलेरिया से पीड़ित रोगी का कौन सा अंग बढ़ जाता है? तो कौन सा अंग बढ़ जाता है दोस्तों? मलेरिया से पीड़ित रोगी का जो है प्लीहा जो है बढ़ जाता है, प्लीहा बढ़ जाता है मलेरिया से पीड़ित लोगों का। अगला क्वेश्चन, मछलियाँ होती हैं समतापी असमतापी एवं यानी समतापी असमतापी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मछलियाँ जो हैं कैसी होती हैं? तो मछलियाँ जो हैं असमतापी होती हैं, मछलियाँ असमतापी, यानी कि ऑप्शन बी। तो ये थे दोस्तों टॉप 25 जो है साइंस के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आप लोगों को मिले तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।